Hello students, welcome to the second chapter of history, India events after 1960. So in this chapter we will discuss about events after 1960 like war between India and China and between India and Pakistan over Kashmir issue, कुछ टेररिस्ट इशू भी हम देखेंगे, ठीक है। और हमारे कंट्री ने राजस्थान के पोखरण एरिया पे कितने सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स हम इस चैप्टर में देखेंगे, ओके। First, introduction. India became independent in 1947 CE and India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. सी हम सबको पता है हमारी जो इंडिया कंट्री है वो कब उसको इंडिपेंडेंस कब मिला, वो आज़ाद कब हुई, 15 अगस्त 1947। लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1949 में बना और उसको इम्प्लीमेंट यानी उसके थ्रू जो है वर्क कब स्टार्ट किया गया, उसको एक्सेप्ट कब किया गया, 1950 में। और तब जाके जो हमारा नेशन है, हमारा जो कंट्री है वो क्या बना, एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक नेशन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि जब हम खुद मतलब कंट्री में रहने वाले पीपल खुद का जो है अपने कंट्री के बारे में जब डिसीजन लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सॉवरेन। लाइक जब हम गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं, जब इलेक्शन होता है तो वोटर्स वोट करते हैं, तो हमें मतलब हम खुद का डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा गवर्नमेंट सिलेक्ट करता है। कोई और दूसरी कंट्री आके जो है हमारे कंट्री के बारे में डिसीजन नहीं ले सकती है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा, सॉवरेन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब एक्सेप्ट किया गया, 1950 में। और तब जाके जो है हमारा नेशन, हमारा कंट्री क्या बना, एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक नेशन। The Indian society is multicultural and people of various languages, religions, ethnicities and caste lives together. See, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो एक मल्टीकल्चरल है। अब मल्टीकल्चरल का मतलब क्या होता है, जैसे सोसाइटी में जो है अलग अलग जो है लैंग्वेजेस के, रिलीजियंस के, एथनिसिटीज़ मीन्स एक छोटा सा ग्रुप, कॉमन लैंग्वेज का अगर छोटा सा ग्रुप फॉर्म करते तो उसे क्या कहा जाएगा, एथनिसिटीज़। एंड कास्ट लिव टुगेदर, तो ये सारे लोग एक साथ मतलब सोसाइटी में रहते हैं। वेरियस लैंग्वेजेस के लोग, रिलीजियंस के लोग, एथनिसिटीज़ एंड कास्ट लिव टुगेदर। तो इस तरह से हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो कैसे हुई, मल्टी कल्चरल, ठीक है। ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। सी, जब ब्रिटिश ने रूल किया था हमारे इंडिया पे तो हमारा जो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम या फिर पॉलिटिकल, सोशल सोसाइटी जो है पूरी तरह से किसके कब्जे में था, किसके कंट्रोल में, ब्रिटिश के। तो ब्रिटिश ने अपने रूल के हिसाब से जो है पूरा चेंजेस लाया जो उनको सूटेबल लगा, क्योंकि उन्होंने जो है अपने कंट्री में रूल किया था तो वो इंडियन के हिसाब से नहीं चल रहे थे, इंडिया के हिसाब से नहीं चल रहे थे। इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम था या फिर पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है, उसके हिसाब से वो नहीं चल रहे थे। उन्होंने इंडिया को कंट्रोल में किया था तो उन्होंने अपना ही रूल किया था, ठीक है, अपना ही इकोनॉमिक सिस्टम उन्होंने जारी किया था, ठीक है। तो इस तरह से जब इंडिया को आज़ादी मिली, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई तो इनिशियल पीरियड में यानी जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को बहुत सारे जो है डिफरेंट इश्यूज़ जो है सॉल्व करने पड़े, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। सोसाइटी में बहुत सारे लेवल पे जो है डेवलपमेंट करने पड़े। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन and emphasis on industrialization was a means to achieve economic development and to eliminate poverty in India. तो इनिशियल में मतलब स्टार्टिंग में, इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्टिंग में जैसे डिफरेंट इश्यूज़ जो है इंडिया ने सॉल्व किए, उसी तरह से अपनी कंट्री ने प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश किया। जैसे प्लानिंग कमीशन किसके लिए होता है, प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट है या फिर कमीशन है जिसने इंडिया के जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया। और उसमें जो इम्पोर्टेंस है वो प्लानिंग कमीशन ने इम्पोर्टेंस किसको दिया, एम्फेसिस मीन्स इम्पोर्टेंस देना ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब उनका कहना ये था, उन्होंने ये प्लान किया कि हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री सेटअप हुई तो आसानी से जो है इजीली और जल्दी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है।
और लास्ट क्या बोला है, एंड टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, और जितना ही ज़्यादा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से प्रोग्रेस होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ही अचीव हो सकता है, और इंडिया की जो पॉवर्टी है उसको भी रिमूव किया जा सकता है। एलिमिनेट मतलब रिमूव करना। तो ऐसा किसका कहना था, प्लानिंग कमीशन, जो इंडिया में स्टैब्लिश किया गया। तो हम देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन ने इम्पोर्टेंस किसको दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को और इंडिया से गरीबी को हटाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, successful conduct of elections and faith in democratic traditions made it possible for us to achieve political stability. See, स्टार्टिंग में हमने देखा कि ब्रिटिश ने जो है इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम को भी पूरा चेंज कर दिया था। हमारे कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को भी चेंज किया था। ब्रिटिश ही पहले गवर्नमेंट थी, ठीक है, क्योंकि इंडिया पे रूल उसने ही किया था। उसी के अकॉर्डिंग जो है इंडियंस चलते थे, जो ब्रिटिश बोलते थे वही इंडियंस को करना पड़ता था। तो उसके बाद में जब हमने ये देखा कि प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ और प्लानिंग कमीशन ने इम्पोर्टेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिया ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव हो सके, तो उसी तरह से हमारे कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत सारे जो है कहा गया कि इलेक्शन कंडक्ट किए गए। सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, वो जो इलेक्शंस कंडक्ट किए गए वो सक्सेसफुल साबित हुआ। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, और कंट्री को मतलब रन कौन करता है, चलाता कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का। तो तुरंत जो है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए कंट्री में सेवरल जो है इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, और वो इलेक्शन जो है सक्सेसफुल साबित हुए। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम सेवरल सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स for the weaker section of the society were sought to be implemented. तो अब हम थर्ड वन देखेंगे कि सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ। जो ब्रिटिश ने जो है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी भी पूरी चेंज की थी, उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया था, तो उसको भी ओवरकम करना ज़रूरी था। सोशल डेवलपमेंट भी सोसाइटी में लाना ज़रूरी था। तो उसके लिए हमारे कंट्री ने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन करना, जॉब्स अपॉर्चुनिटी में रिजर्वेशन, ठीक है, एजुकेशन में रिजर्वेशन। ये हमारे वीकर सेक्शन के लोग हुआ करते हैं, हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लोग होते हैं। माइनॉरिटीज़ हुए तो माइनॉरिटीज़ के लिए जो है एक्ट बनाना। तो ये सारे जो है इम्प्लीमेंटेशन किए गए, वेरियस पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए गए, किसके लिए, सोसाइटी में रहने वाले वीकर सेक्शन के लिए। ओके। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे 1960 में कौन से इवेंट्स हुए। ये आप इमेज देख सकते हैं, गोवा लिबरेशन डे। जब इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला तो अभी बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट थे, वो इंडिया में पूरी तरह से मर्ज नहीं हुए थे। तो इंडिया ने जो है ट्राई किया, और वो जो स्टेट थे लाइक हैदराबाद, गोवा, ये इंडिपेंडेंट स्टेट ही थे, इंडिया में अभी पूरी तरह से मर्ज नहीं हुए थे, लेकिन इंडिया ने कोशिश की और उनको जो है वो जो स्टेट थे जो इंडिपेंडेंट थे उनको कोशिश करके जो है इंडिया ने अपने नेशंस में मर्ज कर लिया। ठीक है। तो गोवा में, दीव दमन में, ये जगह पे जो है किसका रूल था पहले, पोर्तुगीज़ का। तो इंडिया ने ट्राई करके, स्ट्रगल करके जो है गोवा को पोर्तुगीज़ रूल से रिमूव करवाया, फ्रीडम दिलवाया। ठीक है। इन द डिकेड ऑफ द 1960s several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. 1960 के डिकेड में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिसका असर जो है, बहुत ज़्यादा असर किसके ऊपर पड़ा, इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। ओके। द रीजन्स ऑफ गोवा, दीव एंड दमन were freed from Portuguese rule and became parts of the Indian Federation. Federation means nations, country, ठीक है, उसको कहा जाएगा फेडरेशन। जब बहुत सारा स्टेट मिल के एक कंट्री बनता है तो उसे कहा जाता है फेडरेशन। तो 1960 में ये डिकेड में सेवरल इवेंट्स हुए जिसका इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन पे ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा। ओके। और उसके बाद में मैंने आप सभी को बताया कि गोवा, दीव एंड दमन में ये इंडिपेंडेंट स्टेट थे और इन पे जो है पोर्तुगीज़ का रूल था,
तो हमारे कंट्री ने उनको फ्रीडम दिलवाया, पोर्तुगीज रूल से फ्रीडम दिलवाया, और ये जो रीजन्स थे ये इंडियन फेडरेशन के पार्ट बन गए, ठीक है। Next, the tension between India and China on the northern border, which had been rising since 1950, culminated in the war of 1962 between two countries, and this war was fought in the region of the McMahon Line. See, मैप आप देखिए, जो चाइना के नीचे आपको तिब्बत एक एरिया दिखाई दे रहा होगा, रीजन, बॉर्डर, ठीक है। तो चाइना ने जो है इस पे क्लेम किया, तिब्बत को अपने कब्जे में करना चाहा। पहले आप देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, नॉर्थन बॉर्डर, वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, लेकिन जैसे ही चाइना ने जो है तिब्बत पे अपना कंट्रोल किया, उस पर कब्जा किया, क्लेम किया कि ये जो तिब्बत है ये इस पर जो है हमारा रूल होना चाहिए, हमारे कंट्रोल में आना चाहिए, ये हमारा पार्ट है, तिब्बत रीजन जो है वो हमारा पार्ट है, ठीक है। तो ये बॉर्डर को लेके इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा था, नॉर्थन बॉर्डर को लेके इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा था। कब से? 1950 से। और बाद में वो टेंशन धीरे धीरे किस में चेंज हो गया? 1962 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर हुआ। किसको लेके? नॉर्थन बॉर्डर। यही इसी को लेके चाइना ने जो तिब्बत पे क्लेम किया कि ये जो रीजन है ये हमारे अंडर में होना चाहिए, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, और इंडिया चाहता था नहीं होना चाहिए, तो उनके बीच में जो है वॉर हुआ। कब? 1962 में। और ये वॉर जो है दोनों कंट्री के बीच में कहाँ हुआ? कौन से रीजन पे? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन चाइना के बिलो ही आप देख सकते हैं, मैप में देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश के साइड में, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखा है? मैकमोहन लाइन डिस्प्यूटेड बॉर्डर। तो यही रीजन पे जो है दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हुए। कब? 1962 में, ओके। नेक्स्ट, आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द कंट्री। सी, इंडिया जब आज़ाद हो गई, जब सेवरल इलेक्शन कंडक्ट किए गए, सक्सेसफुल इलेक्शन कंडक्ट हुए, तब जाके हमारे कंट्री में गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, ठीक है। और जब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तो हमारे सबसे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। एंड ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। उनको क्या कहा गया था? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। सी, हम हर एक कंट्री का फॉरेन पॉलिसी होता है, ठीक है। उसके हिसाब से कंट्री को जो है चलाया जाता है। इंटरनल जो काम होते हैं, वर्क होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। जैसे कि फॉरेन पॉलिसी मतलब हमें अदर कंट्री के साथ कैसा रिलेशन रखना है, तो उसको क्या कहा जाएगा? फॉरेन पॉलिसी। तो हमारे कंट्री का फॉरेन पॉलिसी क्या है कि अदर कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना, या फिर जो है शांतिपूर्वक जो है पीस के साथ कोई भी वर्क करना। तो ये हमारे कंट्री का फॉरेन पॉलिसी है। तो उसके फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट कौन थे? उसको बनाने वाला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज सिग्निफिकेंट। हमारे जो चाचा नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान दिया, उनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। एंड जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन 1964, लेकिन उनकी डेथ हो गई। कब? 1964 में। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो वो वॉर हुआ था 1962 में, उसी के मतलब थ्रू उनको टेंशन था, मतलब उन्होंने वो वॉर को बहुत कोशिश की कि वो सॉल्व हो सके, नेगोशिएट करके, मतलब बातचीत करके आपस में जो है वो सॉल्व हो सके, लेकिन वो वॉर जो है वो सॉल्व नहीं कर पाए, और उसको ही मतलब उसी के टेंशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है डेथ हो गई। कब? 1964 में, ठीक है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई तो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी सेकेंड प्राइम मिनिस्टर कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। सक्सीडेड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशू इन 1965। ड्यूरिंग हिज टेन्योर मीन्स जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, इनके टाइम पीरियड में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ। किसको लेके? कश्मीर इशू को लेके, ठीक है, 1965 में। नेक्स्ट, द सोवियत यूनियन ट्राइड टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज। सोवियत यूनियन किसको कहा गया है? रशिया को। जिस कंट्री को हम आज रशिया के नाम से जानते हैं,
तो ये बहुत ही बड़ा जो है, सोवियत यूनियन बहुत ही बड़ा कंट्री था। और कोल्ड वॉर के बाद, जब कोल्ड वॉर हुआ था अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में, उसके बाद सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी बट गया। और उसके बाद में उसमें से ही बहुत सारे जो है कंट्री एमर्ज हुए। तो कंट्री जब एमर्ज हुई तो रशिया जो है, रशिया भी उसमें से ही एमर्ज हुआ और वो बहुत ही बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो सोवियत यूनियन ने ये कोशिश की थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रहा है कश्मीर इशू को लेके, तो आपस में बातचीत करके वो सुलझ जाए, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान, देखिए जय जवान, जवान मीन्स सोल्जर, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, किसका इम्पोर्टेंस बताते हुए, हमारे इंडियन सोल्जर्स और इंडियन फार्मर्स को उन्होंने उनके बारे में इम्पोर्टेंस बताया था। तो इसीलिए उनके ऊपर ही एक स्लोगन बनाया उन्होंने, जय जवान जय किसान, with which he highlighted the importance of Indian soldiers and Indian farmers. And the Lal Bahadur Shastri breathed his last at Tashkent in 1966. ताशकेंट जो है उज़्बेकिस्तान एक कंट्री है, तो ताशकेंट उसका कैपिटल है। तो लाल बहादुर शास्त्री भी उनकी भी डेथ हो गई कब, 1966 में, और कहाँ पे, ताशकेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। तो जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई 1966 में, तब हमारे कंट्री की प्राइम मिनिस्टर कौन बनी, इंदिरा गांधी। मतलब ये हमारे कंट्री की थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी, और ये किसकी बेटी थी, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। एंड ड्यूरिंग हर टेन्योर पाकिस्तान्स ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर। जब हमारी कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हुई थी, जब आज़ादी मिली थी, तो उसके बाद में दो कंट्री डिवाइड हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन उसमें पाकिस्तान में भी बंटवारा हुआ था। कैसे बना, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो वेस्ट पाकिस्तान में जो है मोमेडियंस थे, ज़्यादातर मोमेडियंस थे, और जो ईस्ट पाकिस्तान था तो उसमें जो है कौन थे, हिंदू। तो अभी जो है वो एक और कंट्री, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को अब किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश। इसके बाद, ठीक है, ड्यूरिंग हर टेन्योर पाकिस्तान्स ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर। तो जो पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान था, वो ईस्ट पाकिस्तान को टॉर्चर करता था। ऑपरेसिव पॉलिसी उनके लिए अडॉप्ट की थी। ये टॉर्चर करता था क्योंकि वो जो है बंगाली बोलते थे, और जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें मोमेडियंस थे और वो उर्दू बोलते थे। लेकिन पाकिस्तान क्या चाहता था, जो बंगाली है वो भी कौन सा लैंग्वेज यूज़ करे, उर्दू। तो इस तरह से जो है ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बहुत ही टॉर्चर करता था, और उनके लिए जो है ऑपरेसिव पॉलिसीज़ जो है अडॉप्ट की थी, और ये बहुत बड़ा जो है मूवमेंट भी किया, ठीक है, आंदोलन भी किया ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान से छुटकारा पाने के लिए। And this movement was led by Sheikh Mujibur Rahman and his organization मुक्ति बहिनी, ठीक है। तो जो भी अगर कोई भी आंदोलन होता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही हो सकता है। तो ये जो आंदोलन हुआ था ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया गया, मुक्ति बहिनी। और इसके लीडर कौन थे, मेन लीडर शेख मुजीबुर रहमान, ओके। एंड दिस क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड इंडिया एज वेल because millions of refugees came to India. जो ये ईस्ट पाकिस्तान का जो मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, इसका जो असर है इंडिया पे भी पड़ा। इंडिया पे क्यों पड़ा, क्या बोला है, मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज मतलब क्या होता है कि जब एक कंट्री से, जैसे अब हम अपने कंट्री में, इंडिया कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, और अगर हमें मतलब कोई टॉर्चर कर रहा है और टॉर्चर करने के बाद हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने कंट्री को छोड़ के कहीं दूसरी कंट्री में जाके सेटल्ड हो जाएंगे, तो हम वहाँ के क्या कहलाएंगे, रेफ्यूजीज़। तो इसीलिए बोला गया है कि ईस्ट पाकिस्तान का जो क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पे, उसका असर इंडिया के ऊपर भी पड़ा, क्योंकि इंडिया में जो है बहुत सारे मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज़ रहने के लिए आए थे, ओके। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि 1970s में कौन से इवेंट हुए, ठीक है। द 1971
war between India and Pakistan led to the creation of an independent country called Bangladesh. See, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रहा था, तो 1971 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री क्रिएट हुई उसके वजह से. कौन सी कंट्री? बांग्लादेश. As a part of India's policy to use atomic energy for peaceful purposes, India successfully carried out an underground test of an atomic device at Pokhran in Rajasthan in 1974. तो इंडियाज पॉलिसी, एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज पॉलिसी, मतलब ये जो राजस्थान के एक एरिया पोखरण एरिया में जो एटॉमिक टेस्ट हुआ जो हमारे कंट्री ने किया वो सक्सेसफुल साबित हुआ. और ये जो है इंडिया का एक पॉलिसी का पार्ट ही था, इसीलिए इंडिया ने ये किया. ठीक है. और वो जो न्यूक्लियर जो टेस्ट किया इंडिया ने, तो उससे जो एटॉमिक एनर्जी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज़ करने बोला? पीसफुल मीन्स के लिए. ठीक है. मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं. जो भी टेस्ट हुए, सक्सेसफुल टेस्ट हुए 1974 में राजस्थान के पोखरण एरिया में, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? पीसफुल पर्पस के लिए. ओके. नेक्स्ट, इन 1975 the people of Sikkim voted for joining the Indian Republic and Sikkim became a full-fledged state in the Indian Federation. See, क्या बोला है कि सिक्किम भी पहले इंडिपेंडेंट ही था, इंडियन फेडरेशन में वो ज्वाइन नहीं था. ठीक है. इंडियन फेडरेशन का पार्ट नहीं था. सिक्किम भी इंडिपेंडेंट था, लेकिन 1975 में सिक्किम के पीपल ने वोट किया. जब इलेक्शन कंडक्ट हुआ तो सिक्किम के पीपल ने वोट किया और उन्होंने क्या डिमांड किया कि हमें इंडियन रिपब्लिक का जो है पार्ट बनना है, पूरी तरह से उसका हिस्सा बनना है. ठीक है. तो इस तरह से जब सिक्किम के पीपल ने वोट किया तो सिक्किम भी जो है पूरी तरह से इंडिया में मर्ज हो गया और इंडियन फेडरेशन का जो है पार्ट बन गया. ठीक है. एंड ड्यूरिंग द डिकेड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ग्रू अनस्टेबल. The Allahabad High Court gave the verdict in 1974 that Indira Gandhi, the then Prime Minister, had misused the government machinery during her election campaign. See, और उसी मतलब डिकेड में 1970 की ही बात हो रही है कि पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में अनस्टेबल था. ठीक है. एंड 1974 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया. क्या फैसला था कि इंदिरा गांधी के ऊपर पीपल ने एक ब्लेम लगाया कि इलेक्शन कैंपेन के टाइम, यानी जब इलेक्शन चल रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने अपने गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया. गवर्नमेंट मशीनरी का मतलब क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट का कोई भी मतलब सामान यूज़ करना और या फिर करप्शन के साथ जो भी ये वोट वगैरह देना. ठीक है. तो उसे क्या कहा जाएगा? गवर्नमेंट मशीनरी. क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ अपनी ही चीज़ यूज़ करनी रहती है. अगर ऐसा किया तो फिर वो गवर्नमेंट का जो है फ़ायदा उठाना हुआ. तो ऐसा ब्लेम पीपल ने लगा दिया कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज कर रही है. तो उसी पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है 1974 में एक फैसला सुनाया. ठीक है. और उसके वजह से जो है जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पे ये ब्लेम लगा तो नेशन वाइड स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट हो गए. पीपल ने जो है पूरे देश में स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट कर दिया. ठीक है. पूरा देश के पीपल जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिचुएशन बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द मूवमेंट लेड बाय जयप्रकाश नारायण. ठीक है. तो जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश में जो है मूवमेंट चालू कर दिया. किसके खिलाफ? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के खिलाफ. उन पे ब्लेम लगाया गया. ओके. एंड द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वर्सेंट. और कंट्री में जो भी लॉ एंड ऑर्डर था वो पूरी तरह से क्या हो गया? वर्सेंट मीन्स खराब. एंड द गवर्नमेंट डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमरजेंसी. ठीक है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दिया गया है इमरजेंसी का. इमरजेंसी मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि 1974 में जब इलेक्शन चल रहा था तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ऊपर ब्लेम लगाया गया कि वो अपने गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ कर रही है. तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर कंट्री का डिस्ट्रॉय हो चुका था और पीपल ने पूरे देश में स्ट्राइक और प्रोटेस्ट कर दिए थे. जयप्रकाश नारायण ने मूवमेंट चालू कर दिया था उनके अगेंस्ट जाके. तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे
तो पीपल्स के जो राइट होता है, अधिकार, वो छीन लिए जाते हैं। पीपल्स को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हैं, जैसे कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकता है, ठीक है, या फिर स्ट्राइक या प्रोटेस्ट कर सकता है उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है तो, ठीक है। तो ये सारे जो राइट्स है इमरजेंसी के टाइम पे छीन लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि सिचुएशन थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पूरे देश में जो है क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल इमरजेंसी। ओके, और ये इमरजेंसी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है। ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट पीरियड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर सस्पेंडेड। तो जब ये इमरजेंसी जैसे ही डिक्लेयर हो जाती है, अगर गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, तो जो भी इंडियन सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, वो क्या हो जाता है, सस्पेंड। मतलब पीपल्स जो है गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकती है। एंड ड्यू टू द इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकम डिसिप्लिन। और जैसे ही इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या, डिसिप्लिन में आ गया। एंड बट द ह्यूमन राइट्स वर रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन ह्यूमन के जो राइट्स थे, उनके अधिकार, वो रेस्ट्रिक्टेड हो चुके थे, ठीक है। एंड द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 टू 1977 एंड आफ्टर दैट जनरल इलेक्शंस वर कंडक्टेड, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था वो 1975 से लेके 1977 तक चला, और उसके बाद में फिर से इलेक्शन कंडक्ट किया गया, जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया गया। And on the backdrop of the emergency, many opposition parties came together and formed a party called Janata Party. See, जैसे कि मतलब ये गवर्नमेंट का यही होता है कि अगर किसी एक पार्टी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर अगर कुछ ब्लेम लग गया, तो तुरंत उसके सामने जो है, उसके अगेंस्ट जो है अपोजिशन पार्टी खड़ी हो जाती है। तो वैसे ही इंदिरा गांधी के ऊपर जब ये ब्लेम लगा कि उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट मशीनरी को मिसयूज़ किया है, तो उनके खिलाफ जब ये नेशनल इमरजेंसी भी जब चल रहा था ये पीरियड में 1975 से लेके 1977 तक, तो उनके अगेंस्ट जो है बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज जो है वो खड़ी हो गई, और उन्होंने मिल के जो है एक पार्टी फॉर्म किया। उसका नाम क्या था, जनता पार्टी। एंड द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वॉज राउंडली डिफीटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म जनता पार्टी। और इंदिरा गांधी के ऊपर तो ब्लेम लग ही चुका था, ठीक है। तो ये जो न्यूली फॉर्म जनता पार्टी थी, ये जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हरा दिया। ओके, नेक्स्ट, मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, but under his leadership the Janata Party government couldn't last long due to internal differences। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये किसका इमेज है, मोरारजी देसाई। जब जनता पार्टी फॉर्म हुई, न्यूली जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी हार गई, तो जनता पार्टी के जो लीडर थे, मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, वो कौन बने, मोरारजी देसाई। लेकिन इनके लीडरशिप में जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी वो लास्ट लॉन्ग, यानी काफ़ी लंबे समय तक टिकी नहीं पाई। क्या बोला है रीज़न, ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस। इंटरनल डिफरेंसेस यानी हमने ये देखा कि जनता पार्टी जो है बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज को मिला के जो है एलियंस हो गया, यानी कोएलिशन होके मिल के जो है फॉर्म हुई थी। तो पावर के लिए जो है गवर्नमेंट तो आपस में लड़ेगी कि उनका पावर हो, तो इंटरनल डिफरेंसेस के कारण ही वही एक रीज़न था कि जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है ज़्यादा लंबे समय तक मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में टिक ही नहीं पाई, ठीक है। एंड नेक्स्ट, चरण सिंह सक्सीडेड हिम, और उनके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर कौन बने, चरण सिंह। बट इवन हिज गवर्नमेंट वॉज अ शॉर्ट लिव्ड वन। लेकिन ये इनके टाइम पीरियड में भी जनता पार्टी इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाई। एंड इलेक्शंस वर कंडक्टेड वंस अगेन इन 1980। सी, हमने देखा है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर फॉर्म होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर मेजॉरिटी मिलता है, बहुमत से वो जीतते हैं, तो वही जो है गवर्नमेंट फॉर्म होती है। लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो एटलीस्ट 5 इयर्स तक तो गवर्नमेंट फॉर्म होती ही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ये जनता पार्टी फॉर्म हुई थी, तो ये 1-2 साल से ज़्यादा टिकी ही नहीं, ठीक है। किसी के भी लीडरशिप में, किसी के भी टेन्योर में ज़्यादा समय तक टिकी ही नहीं, और उसके बाद में वापस से 1980 में इलेक्शन कंडक्ट किया गया। एंड कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी
केम टू पावर अगेन, और वापस से इंदिरा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत गई, दोबारा जीती, ठीक है, और पावर में आई। ओके, होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इवेंट ऑफ 1980s एंड चेंजेस आफ्टर 1991। थैंक यू।